हमारी प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सारिका जी पहली बार जोधपुर पर पधारी हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लगातार जब से वो प्रदेशाध्यक्ष बनी हैं तब से न्याय नारी यात्रा को लेकर, महिलाओं के 33% आरक्षण को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर हर ज़िले पर जाकर महिलाओं को जागरूक करने का कार्य करती हैं। संगठनात्मक मजबूती किस तरीके से कायम हो, इस बात को जोर दे रही हैं। आज हमारे जोधपुर में सारिका जी पहली बार पधारने पर संगठन को हम किस तरीके से और अधिक मजबूत कर सकते हैं और नारी न्याय यात्रा को लेकर उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए और हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। मैं सारिका जी से कहूँगी कि आप मीडिया बंधुओं के सामने अपनी बात रखें। जी, सबसे पहले तो मैं जोधपुर की सूर्य नगरी में आज यहाँ नारी न्याय और संगठनात्मक विषयों के ऊपर जो चर्चा करने के लिए आई हूँ और इतना जो उत्साह के साथ जोधपुर ने मेरा स्वागत किया है, मैं उसके लिए सबसे पहले तो आभारी हूँ, सबका धन्यवाद करती हूँ। निश्चित रूप से जो भारत जोड़ो यात्रा से नारी न्याय और सामाजिक समानता के लिए न्याय का जो राहुल जी का एक मुहिम उन्होंने पूरे देश में छेड़ी थी, हम लोग उसी को आगे लेकर के जा रहे हैं। जब 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके राहुल जी ने ये महसूस किया कि नारी जो आज भी हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों के बारे में, उनके जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो अधिकार हैं उनके बारे में लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, उनको बुलंद करने की ज़रूरत है। तो उसी सब को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही मेरे अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद से ही जो कमेटियां थी काफ़ी लंबे समय से भंग पड़ी थी, उनमें भी हमने, जैसा कि राहुल जी ने कहा है कि 2025 का जो साल है वो संगठन सृजन का साल उन्होंने बोला है और नीचे से लेकर के ऊपर तक जो पूरी कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक जो रिक्त पद थे उनको भरा भी जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के अंदर भी, क्योंकि नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही पुराने जो भी पद होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और पिछले काफ़ी समय से संगठन पद खाली थे और बहुत खुशी की बात है कि जोधपुर में भी, जोधपुर ज़िला और देहात की जो हमारी अध्यक्ष हैं, पहले वही इन पदों पर थी और अब भी दोबारा, क्योंकि उनका जो संगठन के प्रति जुड़ाव, समर्पण और जो मेहनत है उसको देखते हुए हम लोगों ने उन्हीं मनीषा जी को जोधपुर शहर और विजय लक्ष्मी पटेल जी को जोधपुर देहात का हमने महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आज इनके सानिध्य में ये नारी न्याय सम्मेलन हमने आज कांग्रेस कार्यालय में किया। निश्चित रूप से इससे एक महिलाओं के अंदर और कांग्रेस के जो महिला संगठन है उसके अंदर निश्चित रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का संचार महिलाओं में होगा, जो कि आने वाले टाइम में हमारे संगठन को मजबूत करने में और महिलाओं के मुद्दों को प्रखरता से उठाने में हमारे संगठन को इसमें लाभ मिलेगा। 2016 के बाद में कोई भी नारी संगठन ने बड़ा प्रोटेक्ट नहीं किया, आंदोलन नहीं किया। मुझे याद है स्मृति ईरानी ने जब 100 रुपये गैस सिलेंडर के बढ़े थे पूरे देश में आंदोलन हुआ था। क्या कमियाँ रही हैं? अब वही गैस सिलेंडर 850 का है, सब्जी 80 से 100 रुपये हो गई है, दाल 120 से 50 रुपये हो गई है, लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रही है। सबसे ज़्यादा बढ़ता 15 सालों में महिला हो रही है, लेकिन महिला कोई भी आंदोलन में नहीं आ रही। क्या कारण है जी, कमी रही? बिल्कुल, मैं देखिए इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि शायद आपकी क्या मजबूरियाँ रहती हैं कि आप कांग्रेस संगठन और कांग्रेस संगठन के जो गतिविधियाँ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोटेस्ट हैं, उनको इतनी मुखरता से नहीं दिखाते हैं। क्योंकि अभी 21 तारीख को ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा जी हैं, उन्होंने, और उसमें मैं भी शामिल हुई थी और हमने इतना ज़ोरदार प्रोटेस्ट दिल्ली की सड़कों पर किया। और आपको मैं बताऊं कि हम महिलाओं के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए भी इतनी बड़ी संख्या के अंदर पुलिस प्रशासन लगाया गया, हम लोगों को जेल में डाला गया और पूरे 7-8 घंटे के बाद हम लोगों को सूर्यास्त के बाद में बिना किसी सूचना के हमें इतनी देर थाने में रखा गया और फिर हमें छोड़ा गया। तो महिला कांग्रेस या कांग्रेस संगठन, क्योंकि जो महिला कांग्रेस है वो भी कांग्रेस का एक अग्रिम संगठन है, तो जो इस देश के मुद्दे हैं, जो इस देश के लोगों के मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी
पूरी शीर्ष नेतृत्व से लेकर के स्टेट की जो लीडरशिप है उसको लेकर के और जिलों की जो नेतृत्व है, हर एक स्तर के ऊपर और एक रणनीति के तहत हम लोग इनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं और जो इनके इस तरीके के निर्णय जो ये सरकार जनता के विरोध में, जनता के अहित के लिए एक तरफा निर्णय जो ये ले रहे हैं, उनके विरोध में हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी का मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ कि 21 तारीख को ही था और निश्चित रूप से हमने उसकी एक रूपरेखा भी बना रखी है कि जब राजस्थान के अंदर मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि असेंबली शुरू होते ही मानसून सत्र जो हमारा यहाँ पे होगा और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हम महिला कांग्रेस की तरफ से जयपुर की सड़कों पे करेंगे। अभी जो हमारा प्रोटेस्ट का तरीका है उसमें हमने उसको लेयर वाइज कर रखा है। जैसे अभी हर ज़िले के ऊपर जो हमारा ये न्याय मार्च करके महिलाओं का एक महिला सुरक्षा को लेकर के विशेष तौर से और महंगाई को लेकर के ये हमने एक मुद्दा ऑल इंडिया की तरफ से उठाया हुआ है, हम उसी को आगे लेके जा रहे हैं। और ज़िला स्तर पर हम आगामी जो 30 जुलाई एंड तक हर ज़िले के ऊपर ये मार्च करेंगे और जो कलेक्टर ऑफिस है उनके ऊपर हम लोग मेमोरेंडम उनको राष्ट्रपति के नाम से, राज्यपाल के नाम से हम लोग उनको मेमोरेंडम देंगे। तो क्योंकि हम गांधीवादी हैं, झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी की नीति में है नहीं। आप स्मृति जी की बात करती हैं तो उनका चेहरा और चरित्र सब जनता ने देख लिया कि वो क्या प्रोटेस्ट करते थे, क्या उसके पीछे उनकी मंशाएं रहती थी और किस तरीके से उन्होंने जब उनको सत्ता मिली तब उन्होंने जनता के कितने मुद्दे उठाए, जनता की कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। आज आप देखिए एक चुनाव ही तो हारी है, क्या वो जन नेता नहीं है? क्या आज वो महिलाओं की नेता नहीं रही? आज आप देखो कि इतने पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश जहाँ से वो चुनाव लड़ी हैं हार गई। ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है, चुनाव जीतते हैं हारते हैं। कांग्रेस पार्टी तो हारी ना। आप देखिए लोकसभा में भी हमें पिछले 2 सत्र से हम नहीं हैं और अब राजस्थान में भी हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हमारे सारे नेता लड़ रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों के लिए लड़ती है और सरकार में आने के बाद भी हम जनता के लिए काम करते हैं। स्मृति ईरानी का उद्देश्य या बीजेपी के नेताओं का उद्देश्य सिर्फ प्रोटेस्ट, एक शूडो प्रोटेस्ट दिखा करके और उनका उद्देश्य था सरकार में आने का। वो सरकार में आई, सांसद रही, उसके दौरान उन्होंने कुछ नहीं किया, जनता ने उनको जवाब दे दिया और अब जब वो हारी हुई हैं तभी भी पूरे देश के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार के, दुष्कर्म के इतनी घटनाएं हो रही हैं। स्मृति ईरानी जी नदारद हैं। अरे भाई महंगाई के मुद्दे पर ना बोलें, कम से कम वो एक महिला हैं। हार गई तो क्या है, नेता तो हैं वो। हम तो उनको नेता मानते हैं कि वो बीजेपी की नेता है। अब वो खुद को अगर नेता नहीं मान रही हैं और जनता से दूर हो गई हैं तो ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन वो कहीं भी सड़क पर भी नहीं है, कहीं मैंने उनको महिलाओं के लिए लड़ते नहीं देखा है। तो ये तो चरित्र और चेहरा इनका अपने आप सामने आ जाता है। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाती हूँ कि कांग्रेस पार्टी चाहे जब हम सरकार में रहे तो भी आप देखिए कि जनता के खाने से लेकर के और जो इन्फॉर्मेशन तक का अगर सफ़र और कानून अगर किसी ने बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। अगर हमें खाने का अधिकार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, शिक्षा का दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, अगर हमें सुरक्षा का दिया, अगर डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ अगर महिलाओं को सशक्त किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, दहेज के विरोध अगर बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, पॉक्सो वगैरह जितने भी आप देख लीजिए ना, जो भी विमेन एम्पावरमेंट के जितने भी कानून बने और विमेन एम्पावरमेंट के लिए जितने भी निर्णय लिए गए वो सारे के सारे मैक्सिमम निर्णय हैं वो कांग्रेस पार्टी ने और हमारे लीडर्स ने लिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि 2014 से ये लोग सरकार में हैं तो 2-4 निर्णय बता दें कि क्या इन्होंने किया है विमेन एम्पावरमेंट के लिए और जिसका नतीजा हमें ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। आप बताइए, कहीं भी नहीं। 3 तलाक मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं इससे आप 3 तलाक की बात कर रहे हैं तो 3 तलाक का इनको जो इम्प्लीमेंट करके किस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव में इनको उसका फ़ायदा लेना था, उन्होंने उसका फ़ायदा लिया, लेकिन उसके पीछे की जो मंशा है और उसको इम्प्लीमेंट करके ये कितना आत्मिक तौर से उसके लिए तैयार थे वो आप और हम सब जानते हैं। मैम जिस तरह से महिलाओं की बात आप करते हुए मेरे 2 सवाल हैं बेसिकली। जैसे कोई भी संगठन है, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, तो उनमें महिला संगठन अलग की क्यों जरूरत है जब बराबर की बात है? और अगर मूल संगठन से अलग होना चाहिए तो पुरुष संगठन अलग क्यों नहीं? देखिए मेरा सवाल पलट के मैं आपसे ही करती हूँ कि आप ये बताइए कि अगर हमें 33% रिजर्वेशन राजीव जी ने नहीं दिया होता पंचायतों में
तो आज जो 16 लाख जो जनप्रतिनिधि पंचायतों में महिलाएं हैं, क्या वो आपको सच्चे तौर पर आप स्वीकार करते क्या, या आपको वो देखने को मिलती क्या? नहीं, मैं आपको औरतों को मिला क्या? नहीं, औरतों को एक्चुअली में मिला नहीं मिला, ये सवाल है। देखिए, बिल्कुल मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं हमारे समाज के अंदर हजारों सालों से चलती आ रही थी, जिनके बारे में कोई ठोस काम नहीं किए गए थे, और उनका परिणाम था कि महिलाएं फ्रंट पे नहीं आ रही थी। मैं आज पुरुष समाज को, मेरे भाइयों को कोई दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये हमारी सामाजिक व्यवस्था के तहत ये चीज़ें चली आ रही थी। और जहाँ तक मौका लगता है, तो अभी भी कुछ परसेंट तक बिल्कुल ये मानसिकता है कि जहाँ मौका लगता है वहाँ पुरुष समाज ही आगे आने का प्रयास करता है। महिलाओं को इतना एम्पावर करने में आज भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो जब ये व्यवस्थाएं होती हैं, 33% आरक्षण आया, तो आप ये मान के चलिए ना कि आप अगर मानसिक तौर पर तैयार हैं या नहीं है, लेकिन 100 में से 33 सीट लड़ानी तो महिलाओं को ही पड़ेगी ना, तो वहाँ आएंगी तो महिलाएँ ही। इसलिए ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो आरक्षण की बात आई, और जो आपने पूछा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें भी ये चीज़ लागू होती है। क्योंकि जो मेन कांग्रेस है, हम माने कि पुरुष वर्चस्व हर जगह वहाँ भी रहता है और महिलाओं को प्रॉपर जो प्रतिनिधित्व भी वहाँ नहीं मिल पा रहा था। इसलिए इंदिरा जी ने सोचा 84 में कि महिलाओं को हम एक अलग प्लेटफॉर्म, आज आप देखिए, मैं उदाहरण आपको यहीं का देती हूँ कि जब मेन कांग्रेस के काम होते हैं या पार्टी होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, रैली होती है, उनमें जो महिलाओं की संख्या, क्योंकि हमारी देखिए एक मानसिक स्थिति भी महिलाओं की अलग तरीके की होती है। हम अपने आप को इस तरीके से भी नहीं ढाल पाते हैं कि महिलाओं के जो पुरुषों की धक्का मुक्की है उसमें बराबर जाके खड़े हो जाए, तो कहीं ना कहीं महिलाएं उसमें पिछड़ जाती हैं। इसलिए इंदिरा जी ने 84 में ये व्यवस्था करी कि कांग्रेस पार्टी में कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म महिलाओं को दिया जाए जिसमें स्टेज भी महिलाओं का, वक्ता भी महिला, नेता भी महिला, कार्यकर्ता भी महिला, और इसीलिए महिला कांग्रेस का निर्माण किया गया। और निश्चित रूप से आप देखिए कि महिला कांग्रेस से आप दूर क्यों जाते हैं। मैं महिला कांग्रेस से, मेरे साथ में मेरी बहन बैठी है मनीषा जी, ये महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रह करके और जोधपुर यहाँ से और MLA रही हैं, और ये तो कुछ कारण ऐसे रहे कि ये पिछली बार हार गई। और निश्चित रूप से आप देखिए इनकी लीडरशिप मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये महिला कांग्रेस से ही निकला हुआ प्रतिनिधित्व है। ये चीज़ें कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर तबके के लिए सोचा है, चाहे महिलाएं हों। यही चीज़ युवाओं की तरफ जाती है, यही चीज़ आप जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं था, मेरा तमाम ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, महिला संगठन अलग होने की जरूरत क्यों है? वो तत्कालीन समय छोड़िए, आज के वर्तमान देखिए महिला कांग्रेस में महिला कांग्रेस होने की क्यों ज़रूरी है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि महिलाओं को जो प्रतिस्पर्धा पुरुषों के मेन कांग्रेस के अंदर पुरुषों से जो उनको झेलनी पड़ती है, कहीं ना कहीं उससे उनको बचाया जाए और उनको एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे वो खुल करके अपने मंच पर, आज हम सब लोग महिलाएं वहाँ मंच पर थी, हमारा ही मंच था, कहीं कोई धक्का मुक्की का और का हमारा कोई वहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, सब लोग फ्री होकर के, आज़ाद होकर के अपनी बात कर रही थी। अब अगर आप बात करते हैं बीजेपी की, तो निश्चित रूप से वहाँ तो मेरी उनके प्रति पूरी सहानुभूति है कि वहाँ तो इस तरीके के मंच ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि आज भी आरएसएस के अंदर ये मानसिकता है कि वो महिलाओं को सशक्त नहीं मानते हैं, महिलाओं को इस योग्य नहीं मानते हैं कि वो नेतृत्व कर सकती हैं। आज उनके बहुत सारे लीडर, चाहे वो MP, MLA और मंत्री तक के जो उनके अलग अलग, मैं कितने सारे अगर नाम बोलूँगी, गिरिराज प्रसाद से लेकर के और ये कौन आपके विजय शाह जैसे, जिन्होंने जो हमारी फौज के अधिकारी हैं उनके ऊपर भी जातिगत टिप्पणियां करी, तो उन मानसिकता के जो संगठन हैं वहाँ पर तो निश्चित रूप से महिलाओं का अलग संगठन होना चाहिए और वो एम्पावर होना चाहिए, ताकि इस पुरुषवादी मानसिकता में उन संगठनों में महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। कांग्रेस में तो हमेशा मिला है। आज आप देखिए कि इस देश के अंदर अगर पहली अध्यक्ष दी पार्टी की तो वो किसने दी? कांग्रेस ने दी। अगर पहली मुख्यमंत्री दी, कांग्रेस ने दी। पहली प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दी। पहली राष्ट्रपति कांग्रेस ने दी। पहली लोकसभा स्पीकर कांग्रेस ने दी। तो आप किस क्षेत्र की बात करते हैं? कांग्रेस ने तो हमेशा एम्पावर किया है। एक दो उदाहरण अगर ऐसे बीजेपी के पास और आरएसएस के पास हैं तो जरा वो भी लाएं कि आरएसएस का आज तक, मैं पूछती हूँ कि आरएसएस ने और बीजेपी ने आज तक अपने संगठन में महिला को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया?
अगर वो बात आधी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की करते हैं तो कम से कम एक उदाहरण तो दें, एक बार अध्यक्ष तो बनाएं। तो ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। ये सिर्फ तुष्टीकरण की नीति करते हैं। जिन पदों के ऊपर महिलाओं को निर्णय लेने की आज़ादी बिल्कुल नहीं है, वैसे पदों पर ये उनको रख करके सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सामने, देश के सामने, महिलाओं के सामने एक झूठा उदाहरण पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन पदों पर मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक भी ऐसा पद आप बता दीजिए जिसके ऊपर इन्होंने अपने संगठनों के अंदर मजबूत पदों के ऊपर जहाँ निर्णय लेने की होल एंड सोल आज़ादी उनको। अजय आप क्या बात करें, यहाँ तो पुरुषों को ही नहीं है, बेचारे पर्ची से यहाँ मुख्यमंत्री, राजस्थान की सरकार को पर्ची से मुख्यमंत्री दे दिया, जो कोई सुनने को तैयार बेचारों को उनको पता नहीं है। और आप देखो कि सीएमओ के अंदर की कैसी घटनाएं लोगों के सामने आ रही हैं। तो सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर जो विश्वास था जनता का, वो विश्वास ही हिल चुका है कि यहाँ तक धक्का मुक्की की खबरें, देखिए हमने नहीं देखा क्योंकि हमारा तो सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो चला रहे हैं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये खबरें भी आ रही हैं कि सीएमओ के अंदर धक्का मुक्की हो रही है। तो कौन सी किसकी बात ये कर रहे हैं? यहाँ तो पर्चियों से सरकारें बन रही हैं। मैम मेरा दूसरे सवाल का जवाब बाकी है, मेरे दूसरे सवाल का जवाब बाकी है। देखिए मेरा ये मानना है कि वो सारी परंपराएं और वो सारी प्रथाएं जो किसी महिला के मौलिक अधिकार का, जिसमें वो अपने आप को स्वतंत्रता पूर्वक समाज में आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास वो कर सकती है, अगर उसमें कोई भी प्रथा बाधा बनती है तो निश्चित रूप से मैं ऐसी प्रथाओं के अंदर विश्वास नहीं रखती हूँ। जहाँ भी कोई प्रथा हमारी उन्नति, आज़ादी, तरक्की के अंदर बाधा बनती है, क्योंकि हम इस देश की आधी आबादी हैं, इस देश की प्रगति में, तरक्की में, विकास में हमारा आधा योगदान तो कम से कम है। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि असंगठित क्षेत्र के अंदर तो महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है ना। इसलिए इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश को मार्च पे ले जाने में, इस देश को विश्व गुरु बनाने में हम महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कहीं कम नहीं है। इसलिए जो भी प्रथाएं हैं वो हमें हमारी तरक्की में, मेरी बेटियों की तरक्की में, उनके उड़ान के अंदर बाधा बनती हैं। मैं ऐसी किसी भी परंपरा के ऊपर अपना विश्वास नहीं रखती हूँ। वो परंपराएं चाहे किसी भी समाज, जाति, धर्म विशेष के साथ हों, उन परंपराओं से हमें, हमारे समाज को एक रास्ता देखना चाहिए, आगे बढ़ने का रास्ता निकालना चाहिए।